अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर हमने एक्विजिशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जी, जिसका नाम है परसुएट कंपनी। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये है कि इस वीडियो से पहले ये परसुएट कंपनी का क्वेश्चन ओपन कर लेना है, इसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर लेनी है और इसके एग्जिबिट्स भी जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। ना सिर्फ पढ़ लेने हैं बल्कि जो रेलेवेंट डेटा है उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं आपके सामने इसमें रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा और फिर जो रेलेवेंट डेटा का एग्जिबिट होगा डायरेक्टली उसका आंसर डिस्कस कर रहा हूं। तो इस वीडियो में हम जो एग्जिबिट्स हैं वो थॉरली रीड आउट नहीं करेंगे, वो आप लोगों ने खुद से करने। ठीक है, बेशक आप यहाँ पे अगर वीडियो अभी देख रहे हैं तो उसको यहाँ पर पॉज कीजिए और पहले जाके रिक्वायरमेंट्स भी समझें और इसके एग्जिबिट्स में से डेटा भी निकालिए। अच्छा, बहरहाल रिक्वायरमेंट को एक साइड सामने रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम समझते पे जाएं। हमने एक प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न पे इसको डिस्कस करना है। तो इस सवाल में हमें कहा गया कि प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ परसुएट कंपनी। सिंस एक रिपोर्ट है तो वर्ड प्रोसेसिंग में यहीं पर जाके मैं साथ साथ हेडिंग्स देना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ऑल वर्किंग्स एंड एनेक्जर्स आर इन दी स्प्रेडशीट, ये हेडिंग देते हैं। चूंकि ये रिपोर्ट है तो इसमें टू से बात शुरू करेंगे, एड्रेस करेंगे टू, फिर आ जाएगा फ्रॉम, फिर इसका एक है जी सब्जेक्ट, हमें इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के अंदर में रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिखनी है परसुएट कंपनी को, लिखनी क्या है? तो उसने कहा इवैल्यूएट वेदर द एक्विजिशन ऑफ फूडर कंपनी वुड बी बेनिफिशियल टू परसुएट कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। यानी हमें फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करनी है कि क्या ये एक्विजिशन फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। आगे मजीद अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट में उसने हमें बेसिकली वैल्यूएशन मेथड बता दिया कि हमें फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म मेथड यूज करना है फोल्डर कंपनी और कंबाइंड कंपनी की वैल्यू के लिए। और कंबाइंड कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर शायद डेटा में नहीं था, तो उसने कहा हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंबाइंड कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सेम है जो कि परसुएट कंपनी का भी था। इस सवाल में परसुएट आपकी पेरेंट कंपनी है और फोल्डर जो है वो आपकी एक टारगेट कंपनी है। सेकंड में उसने देखो लिमिटेशंस पूछ ली है वैल्यूएशन की, के ऊपर जो हमने वैल्यूएशन किया 16 मार्क्स की, इसकी लिमिटेशन बताओ। पहले भी सिर्फ इवैल्यूएट का था, उसमें लिमिटेशन पूछ ली है। थर्ड में उसने कहा है अमाउंट ऑफ डेट फाइनेंस बताओ जो कि इन एडिशन टू द कैश रिजर्व चाहिए। एक उसकी ये रिक्वायरमेंट है। साथ ही इसी रिक्वायरमेंट में दूसरी चीज ये भी है कि उसने कहा है कि ये भी मुझे बताओ कि क्या परसुएट कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन होगा या नहीं होगा। ये भी उससे रिक्वायरमेंट में मांगा हुआ। फिर उसने कहा अच्छा अगर इम्प्लीकेशन बताओ कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए, जो हमने ऊपर वैल्यूएशन की उसका क्या इम्प्लीकेशन है कि क्या इंपैक्ट आएगा। और उसने कहा ये भी बताओ कि हम इश्यू को रिजॉल्व कैसे करेंगे। और फाइनली उसने कहा एक सीएफओ ने इस सवाल में कुछ रिकमेंडेशन दी है फॉर द डिफेंसिव टैक्टिक। तो हमें बारी बारी ये डिस्कस करना है कि ये डिफेंसिव टैक्टिक ठीक है या नहीं। यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो हमें क्या क्या करना है। हमें इवैल्यूएशन ऑफ एक्विजिशन करना है, पहली रिक्वायरमेंट में ये मांगा है। दूसरे में उसने लिमिटेशंस मांगी है तो लिमिटेशंस बतानी है। ठीक है, थर्ड उसने एक अमाउंट ऑफ डेट फाइनेंस है। फिर यहीं पर उसने ये भी पूछा है कि कंक्लूड करो whether the capital structure can be maintained, क्या एक्वायर करने के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। फिर उसने इंप्लीकेशन मांगी है जी ऑन चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। और फाइनली उसने एक असेसमेंट मांगी है ऑन डिफेंसिव टैक्टिक्स। ये सारी की सारी जो है ये
आपकी रिपोर्ट का पार्ट है। तो इसलिए यहां पे आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो एंड पे आप क्या करोगे, इसको कंक्लूड कर दोगे। तो ये हमारा टोटल जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जैसे समझाऊं, मैंने साथ ही उसको टाइप कर। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी भी पॉज करके उसको पहले पढ़ लें, फिर आगे वीडियो को देखिएगा। तो चूंकि यहाँ पे रिपोर्ट बनानी है तो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट की राइटिंग से। तो रिपोर्ट देनी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ परस्यूट कंपनी, जो कि एक्वायरर है। तो हम यहाँ पे एक्वायरर के फाइनेंस मैनेजर, फ्रॉम वही जद्दी पूछती हमारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट आ जाएगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वो इवैल्यूएशन है ऑफ एक्विजिशन। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा परस्यूट कंपनी is considering to acquire Fodder company। परस्यूट कंपनी सोच रही है फोल्डर कंपनी को एक्वायर करे। इन दिस रिपोर्ट वी हैव evaluated this kind validated this acquisition proposal। We have also evaluated the need of debt finance and change in capital structure। तो बेसिकली ये पूरा सवाल के अंदर यानी समरी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो चीजें हमसे पूछी गई आप गौर करो, समरी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हमने बना दी। तो ये हमारे पास बन जाएगा जनाब इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इवैल्यूएशन ऑफ एक्विजिशन है, ये अब जरा न्यूमेरिकल काम है, स्प्रेडशीट पर जाना है तो स्प्रेडशीट पर चलते हैं। तो यहां जो स्प्रेडशीट बनेगा ना, उसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली पूरी इवैल्यूएशन करने के लिए मैं एनेक्जर बना लेता हूं, एनेक्जर ए। एज यूजल हम इसको 14 पॉइंट्स तक ले आते हैं ताकि इतना तो बड़ा हो जाए। तो यहां हमें वैल्यूएशन करने के लिए पहले टारगेट कंपनी की इंडिपेंडेंट वैल्यू करनी है, क्योंकि अगर आपने सिनेरियो पढ़ा हो तो यहाँ पे प्राइस प्रीमियम पे है, एज ए परसेंटेज ऑफ प्रीमियम है। तो अगर प्रीमियम होगा तो करंट वैल्यू ऑफ एक्वायरी, यानी कि करंट वैल्यू ऑफ फोर्डर कंपनी हमें चाहिए। तो इसलिए एनेक्जर ए तो बना लेते हैं करंट वैल्यू ऑफ फोर्डर कंपनी। अब यहां ये कैसे बनाया जाएगा, तो उसने पहले तो 4 सालों की बात की है, 1 से शुरू करते हैं, 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा 4 सालों की। और 4 सालों में उसने बात क्या क्या की है, तो मैथड चूंकि फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म का है तो हम सेल से शुरू करेंगे बात, क्योंकि उसने कहा सेल्स रेवेन्यू जो है, इस थोड़ा सा मैं एग्जिबिट साथ ओपन कर लेता हूं रेलिवेंट, ये इंफॉर्मेशन अबाउट द फोल्डर कंपनी वाला है। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे, और नीचे भी कर लेते हैं।
तेरा साथ ही एग्जिबिट होगा। तो उससे ना मैं पिछले 4 सालों की सेल्स दी हुई है और उसने कहा है यही सेल्स रेवेन्यू जो पिछले 4 साल में वो ग्रो करेगा। ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कुछ ज्यादा बात नहीं की हुई, तो बहरहाल हम सेल्स की बेसिस पर ही पीबीआईटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फ्री कैश फ्लो के लिए इसी में हमने करना है, लेस करना है टैक्स। अब वैसे तो ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन यहां पर देखो जो स्टेटमेंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो टैक्स लायबल डेप्रिसिएशन है वो बराबर है कि करंट ऑपरेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए। और इसके बारे में मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उतनी ही करंट लेवल को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब दोनों की चूंकि वैल्यू सेम है, बराबर है, और एक में माइनस होना है दूसरे में प्लस होना है, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कहा कि 22 सेंट पर $1 इंक्रीज, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं और ये माइनस होगी। तो मैं लिखता हूं लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये जनाबे वाली आपकी फ्री कैश फ्लोज आ जाएंगे। एक काम मैंने और गड़बड़ कर दी, मैं जरा उसको ठीक कर लूं। वो ये कि मुझे एक लाइन नीचे इवैल्यूएट करना है, क्योंकि यहाँ हेडिंग तो मुझे देनी चाहिए डॉलर मिलियन की। ये जो कैलकुलेशन में करूंगा ये मिलियन डॉलर में। इसके साथ साथ मैं यहाँ तक इसको जरा सारा सिलेक्ट करके एक ही दफा 2 डेसिमल प्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब सेल्स कितनी है, तो उसने कहा सेल्स ग्रो करेंगी जो पास्ट पीरियड्स में सेल्स था। तो मैं सेल्स क्या लिखता हूँ, ग्रोन बाय, अब कितने परसेंटेज से होगा वो मुझे सेपरेट वर्किंग में निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग 1 बनाते हैं, वो है ग्रोथ इन सेल्स। अच्छा, ग्रोथ इन सेल्स आपने कैसे निकालना है, तो आपने पास ग्रोथ मॉडल लगाना है। तो पास में मोस्ट रीसेंट पीरियड की सेल्स रेवेन्यू है 16146 की। इसको डिवाइड करते हैं सेल्स जो कि पहले साल थी, वो कितनी है जी, वो है जी 13559। तो इक्वल 16146 डिवाइडेड बाय 13559 ब्रैकेट क्लोज। इसकी पावर हमने लेनी 1/n। तो ग्रोथ के जो पीरियड हैं यानी 2008 से 2011 के दरमियान ये बनते हैं 3 साल, तो 1/3 हो जाएगा और इसमें से -1 कर देंगे। क्या हुआ, दोबारा करना पड़ेगा। इक्वल 16146, सॉरी ब्रैकेट नहीं यूज की, 16146 डिवाइडेड बाय 13559। आई होप वो ठीक होगा, मैं वैसे भी चेक कर लेता हूँ। इसकी पावर हम लेंगे ब्रैकेट में 1/3 और -1। तो परसेंटेज पे अगर हम क्लिक कर दें तो ये बनता है 5.99%। तो लिख देता हूँ सेल्स ग्रोन बाय 5.99% और यहाँ पे वर्किंग 1। तो सेल्स ग्रोथ कैसे निकालेंगे, जो मोस्ट रीसेंट ईयर की सेल्स हैं जो कि 16146 थी। तो हम चूंकि मिलियन में कर रहे हैं, यहाँ डेटा 1000 में है, तो मैं इक्वल 16.146 लिख लेता हूँ। इसमें ग्रोथ आनी, ग्रोथ कितनी हुई है 1 प्लस ये ग्रोथ रेट आ गया 5.99% का कैलकुलेट किया, उसकी पावर आ जाएगी n जो कि ईयर 1 की है। तो आपके पास 17.11 मिलियन का सेल्स आ गई। मैं क्या करता हूं, इसी को आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या गलती हुई। मैंने रेफरेंस दिया हुआ था, रेफरेंस गलत हो गया, तो इसको 5.99% टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट करते हैं।
तो ये मेरे पास सेल्स रेवेन्यू जो है वो ईयर 2, 3 और 4 का कैलकुलेट हो जाएगा। अब सवाल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे मिले। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन साइलेंट है और कुछ नहीं बताया हुआ। तो फिर हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करूं, हम एज्यूम कर रहे हैं। और क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जिस परसेंटेज से सेल्स बढ़ी है उतने ही परसेंटेज से प्रॉफिट भी बढ़ा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट रीसेंट ईयर में सेल्स है जी 5.169 की। अब चूंकि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो सेम परसेंटेज, तो 1 प्लस 5.99% का इंक्रीज ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर n। तो इससे मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, जिसको अगर हम ड्रैग कर लेंगे तो ईयर 4 तक पीबीआईटी आ गया। टैक्स के बारे में उसने बोला हुआ कि 28% है, तो पीबीआईटी को मल्टीप्लाई बाय 28% करेंगे तो टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी, वो उसने कहा है कि हर $1 की इंक्रीज के ऊपर 22 सेंट्स का हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कितनी होगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में, तो हमारी पिछले साल सेल्स की 16.146 की और इस साल है 17.11 की। इससे सेल्स रेवेन्यू में डिफरेंस आ जाएगा, इंक्रीज पता लग जाएगा। और इसके ऊपर 22% क्या है हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक 0.21 जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगी ईयर 1। इस तरह से ईयर 2 की भी निकाल सकते हैं। देखेंगे पिछले साल सेल्स कितनी थी माइनस इस साल सेल्स कितनी है, तो सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीज आ गया और जितनी इंक्रीज हुआ उसका 22% एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इसी को मैं कॉपी और पेस्ट करूंगा तो मेरे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और सम करूंगा तो मेरे पास फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म। अच्छा, अब इस बेसिस के ऊपर मैं अगर वैल्यूएशन करूं तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेने, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के लिए मुझे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में बीटा भी गिवन है, हमारी कंपनी का गियरिंग रेशियो भी गिवन है, हमारे फोल्डर कंपनी अभी उसकी बोरिंग कॉस्ट है वो भी गिवन है, यानी कॉस्ट ऑफ डेट भी गिवन है। अदर फाइनेंशियल डेटा पे गौर करोगे तो आपको रिस्क फ्री और कॉस्ट ऑफ अपना प्रीमियम रिटर्न भी है। इसका मतलब है वही बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे हम वैट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैट में क्या क्या है, एक तो इक्विटी, दूसरा डेट, प्रोपोर्शन इसके दिए हुए हैं, 90% इक्विटी है और 10% जौन सा वो डेट है। कॉस्ट ऑफ डेट 9% का दिया हुआ है, लेकिन हमने आफ्टर टैक्स लेना है तो 1 माइनस 28% कर देते हैं। तो ये हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, परसेंटेज में जरा क्लिक कर दूं मैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, तो इसके लिए देखते हैं रिस्क टू रेट कितना है। तो अगर आप क्वेश्चन को ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा कि रिस्क टू रेट इज 4.5%। तो लिखूंगा इक्वल 4.5% प्लस बीटा, तो बीटा है जी 1.53 का, और प्रीमियम रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ 6% का। इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया और फिर हम वैक भी निकाल सकते हैं। वैक कितना होगा, equity proportion into cost of equity plus debt proportion into cost of debt। तो परसेंटेज पे क्लिक करता हूं तो ये वैक बन रहा है 12.96% पे।
दैट मीन्स हम अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम ईयर 1 to 4 किस रेट पे 12.96% पे। ये 12.96% कहां से आ रहा है, हमने वर्किंग 2 में किया। तो फॉर्मूला बनेगा इक्वल एनपीवी ब्रैकेट ऑन 12.96% कॉमा ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक की कैश फ्लो। तो ये तो बनता है जी 12.04। लेकिन ये तो एक ऑनगोइंग बिजनेस है, तो इसकी लाइफ तो ईयर 5 से भी ऑनवर्ड होगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 टू ऑनवर्ड्स। तो यहां सबसे पहले क्या तरीका होगा, हम सबसे पहले तो ईयर 5 की कैश फ्लो देखते हैं, वो कितनी है। तो क्वेश्चन में उसने कहा जितनी ईयर 4 की कैश फ्लो होगी उसमें ग्रोथ आएगी। कितनी आएगी ग्रोथ, 1 प्लस, अब जितनी ग्रोथ थी आपकी सेल्स में 5.99%, उसकी आधी। ये भी मैं आपको पॉइंट दिखा भी देता हूं, हाईलाइट भी कर दूंगा, ठीक है। कि उसने कहा है, मैं जरा देख लूं एनोटेशन, अगर हम देखें तो ये मेरा, अगर आपको माउस का कर्सर नजर आ रहा हो तो यहां पे लिखा हुआ आफ्टर दी फोरकास्टेड 4-year पीरियड द ग्रोथ ऑफ इट्स फ्री कैश फ्लोज विल बी हाफ द इनिशियल फोरकास्ट सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ। यानी फ्री कैश फ्लो में ईयर 5 से ऑनवर्ड ग्रोथ कितनी है, आधी है जितनी सेल्स रेवेन्यू में ग्रोथ थी। तो सेल्स में ग्रोथ 5.99% थी, तो उसका आधा ले लिया। अच्छा, ये तो एनुअल कैश फ्लो बनी है। अभी हमने क्या करना है, इसको परपेचुटी फैक्टर लेना है, यानी डिवाइड करेंगे आर माइनस जी। अब आर है जी 12.96%, उसमें से ग्रोथ रेट कितना है माइनस करते हैं, वो है 5.99% का हाफ, यानी डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट क्लोज। और फर्दर क्या करना होता है, हमने एक साल कम के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई। एक साल कम का डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, वो कैलकुलेटर का 1 प्लस 12.96% है, वह तो 12.96% ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर हो जाएगी -4। बेशक यहाँ पे वीडियो पॉज करके और खास तौर पे ये फॉर्मूला बार में आप इसको फॉर्मूला में देख लो, ठीक है, फॉर्मूला बार में देख लो आप। तो इससे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 से ऑनवर्ड आ जाएगी, जिसकी बेसिस पर आप टोटल वैल्यू मेजर कर लोगे। कितनी बनती है टोटल वैल्यू, ये बनती है जी, दोनों को सम कर दो 40.25। अच्छा, ये जो हमने फोल्डर कंपनी की करंट वैल्यू निकाली है, ये हमने निकाली फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस। तो मैं लिखता हूं करंट वैल्यू फोल्डर कंपनी एंड प्राइस, दोनों ही चाहिए थी हमें। तो इसी की बेसिस पर प्राइस भी निकालते हैं। अब प्राइस बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे प्राइस बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको पैराग्राफ पहले दिखा दूं। तो प्राइस के बारे में कह रहा है कि परसुइट कंपनी का एस्टिमेट ये है कि जो उसकी इक्विटी वैल्यू है उसका 25% प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो एक तो प्राइस निकालने के लिए हम इसकी इक्विटी वैल्यू लेंगे, उसका 25% प्रीमियम होगा। लेकिन इसी प्राइस के पार्ट में परसुइट कंपनी ने क्या करना है, उसने जो भी आउटस्टैंडिंग डेट है वो भी पे ऑफ करना है। यानी प्राइस की शेप से दो काम करने हैं, एक इक्विटी होल्डर को भी पैसे देने और दूसरा डेट होल्डर को भी पैसे देने। तो इस लिहाज से इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद प्राइस कितनी है, तो देखो सबसे पहले तो 40.25 उसकी टोटल वैल्यू है। गियरिंग क्योंकि 10% है तो इसकी 90%
से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी वैल्यू आ जाएगा, और प्रीमियम चूंकि 25% है तो दैट वुड मीन कि 125% यानी 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी आ गया। ये तो इक्विटी आ गया जो हमने इन द शेप ऑफ प्राइस देना है। बट इस सवाल में डेट भी पे ऑफ करना है, तो डेट कितना है, वंस अगेन इस टोटल वैल्यू का 10% डेट है, ये भी प्राइस का ही पार्ट, ये भी प्राइस का ही पार्ट, क्योंकि शेयर होल्डर को भी पैसे देने, डेट को भी। सो ऑन दैट बेसिस दैट वुड मीन कि जो टोटल प्राइस हमने पे करनी है वो पे करनी 49.30। तो ये वो दो मेन वर्किंग हमने सॉल्व कर ली है अपने सॉल्यूशन के लिए। इसको हाईलाइट कर देता हूं, जिसमें से एक करंट वैल्यू ऑफ होल्डर कंपनी क्या है और खरीदने के लिए क्या प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी, ये दोनों आगे। ठीक है, इसको मैं एक आधी दफा दोबारा ओपन भी कर लेता हूं, कहीं पर भी आपको लगे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आप पॉज करके अच्छी तरह से पहले फॉर्मूला एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन सब के बाद हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, और वो है जी एनेक्जर बी। एनेक्जर बी में हम जाके दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, एक वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी क्या है, सर ये नहीं कैलकुलेट करेंगे बल्कि साथ ही हम ये भी वैल्यूएट करते हैं कि गेन ऑन एक्विजिशन कितना होगा, वो भी निकाल लेते हैं। तो पहले बात कंबाइंड कंपनी की वैल्यू पर चलते हैं, तो यहां पर भी फ्री कैश फ्लोज देनी है, उसके लिए ईयर्स हैं 1 2 3 एंड 4। एग्जिबिट नंबर 4 को भी मैं जरा ओपन कर लेता हूं, साथ साथ जरा ओपन होगा तो उसे डेटा एस्टिमेट करने में जरा मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां भी कैश फ्लो मिलियन में ही बनाते हैं, और यहां अगर आपने डेटा पढ़ो तो यहां पर भी क्वेश्चन में उसने पहले साल की सेल्स दे दी, जिसकी बेसिस पे उसने प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ, तो हम पीबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर भी इसके बाद हमने टैक्स देना, बिल्कुल वही तरीका है। यहाँ पे भी एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, वो भी लेस होगी। वो इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, कैश फ्लोस फ्री कैश फ्लोस की बेसिस पर यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक की। ठीक है, किस रेट पे, ये अभी हमें वर्किंग करनी पड़नी है। फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 से ऑनवर्ड निकालना है, तो वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू के बाद हम अगली हेडिंग देंगे, पहले तो हाँ टोटल आ जाएगा, टोटल भी निकाल दो, दोनों को ऐड तो कर दें, और टोटल वैल्यू निकालने के बाद फिर हम इवैल्यूएशन भी देख लेंगे, बल्कि इवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना देता हूं। ठीक है, इवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्विजिशन। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ होल्डर
बल्कि पूरा फॉर्मेट बनाता हूं मैं। कंबाइन कंपनी की वैल्यू लेंगे आप, इसमें से लेस कर देंगे पेरेंट जो कि परसुएट कंपनी है उसकी करंट वैल्यू। इसके डिफरेंस से क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू ऑफ होल्डर बन जाएगा एक्वायरर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम एक्वायरर है उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसमें से लेस कर देनी है प्राइस जो हमने नेक्स्ट ईयर ए में ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो हमारे पास गेन या लॉस जो है वो आ जाएगा। पॉजिटिव हुआ तो गेन, नेगेटिव हुआ तो लॉस। तो मैंने सोचा कि पहले फॉर्मेट जो है वो सारा का सारा पूरा बना ही लें। मजीद क्या करता हूं मैं, इन सबको सिलेक्ट करके 2 डेसिमल प्लेस पे क्लिक कर देता हूं ताकि मुझे राउंडिंग ऑफ की कंफ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल में कंबाइन कंपनी की सेल्स क्या होंगी वो उसने खुद से बता दी है। कितनी, 51.952 मिलियन। लेकिन उसने कहा है कि ये ग्रो भी करेंगी हर साल 5.8% से फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड। तो मल्टीप्लाई करना हमने 1 प्लस 5.8%, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ईयर 1 में 51.952 है, अब ईयर 2 में कितनी है, इसी में बस हमने 5.8% इंक्रीज करना है। तो 5.8% बनेगा 1.058 इंक्रीज बनेगा। तो ये हमारे पास ईयर 2 की सेल्स आ गई। इसी को मैं आगे कॉपी और पेस्ट कर देता हूं, तो ईयर 3 और 4 की भी सेल्स आ जाएंगी। पीबीआईटी के मुताबिक क्वेश्चन में उसने कहा कि हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% है, यानी सेल्स का अगर मैं 30% ले लूंगा तो पीबीआईटी, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। टैक्स क्या हो, 28% पे करना है हमें मेरा ख्याल, इक्वल माइनस पीबीआईटी मल्टीप्लाई बाय 28%। तो जनाब टैक्स आ गया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन में उसने कहा कि पहले साल आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 513,000 की, माइनस 0.513 बन गया। जबकि ईयर 2 से ऑनवर्ड उसने कहा है कि जितनी आपकी सेल्स में इंक्रीज आ रहा है उसका 18 सेंट्स पर डॉलर इंक्रीज जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो सेल्स में देखो कितना इंक्रीज है, 51.95 माइनस 54.97, उसका 18%। इसी फॉर्मूला को आगे ड्रैग कर लेता हूं तो मेरे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, और जब सम कर दूंगा तो मेरे पास फ्री कैश फ्लो बन जाएगी, इक्वल सॉरी सम ब्रैकेट ऑन, को ड्रैग करेंगे तो मेरे पास कंबाइन कंपनी की पहले 4 साल की फ्री कैश फ्लो जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट का ग्लांस लो और मुझे ये बताओ आपको ये यहां तक तो समझ आ गया ना। अच्छा, अब जब आपने फ्री कैश फ्लो ले ली है, कहीं पर भी आपको लगे आप पॉज कर लेना उसको, वीडियो को। तो जब आपने फ्री कैश फ्लोज ले लिए हैं तो अगला टास्क क्या है आपका, कि आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए लेकिन आपको चाहिए वैक, और वैक भी चाहिए कंबाइन का, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन कर रहे हैं ना वैल्यूएशन कंबाइन कंपनी की। तो मैं यहाँ पे वर्किंग 3 बना देता हूँ, 2 वर्किंग्स पहले बन चुकी हुई, जो क्या क्या हेडिंग होगी, वैक ऑफ कंबाइन कंपनी। अच्छा, वैक चूंकि कंबाइन कंपनी का करना है, और तो सबसे पहले तो हमें बीटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम हेडिंग बना लेते हैं। एक तरफ है हमारी परसुएट, दूसरी तरफ है जी ऑर्डर। हमारे पास दोनों के डेटा में उसने बीटा इक्विटी की वैल्यू दी थी, इससे हम बीटा एसिड जो है वो बना लेंगे। बल्कि बीटा इक्विटी से एसिड बनाने के लिए
वैल्यूज चाहिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट, तो उससे वाला प्रोपोर्शन दी हुए हैं, डायरेक्टली बीटा एसिड ही बनाते हैं, बीटा एसिड बना लेंगे। बीटा एसिड बनाने के बाद हमें बिजनेस प्रोपोर्शन चाहिए, और बिजनेस प्रोपोर्शन हम वैल्यूज की बेसिस पर ले लेते हैं, वैल्यूज और उसकी बेसिस पे प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन बनाने के बाद हम कंबाइंड कंपनी का एसिड बीटा, जिसको हम वेटेड एवरेज एसिड बीटा बोलते हैं, वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, पहले तो वेटेड एवरेज एसिड बीटा तक ताकि एक स्क्रीन पे रह। अच्छा, अब हम क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में उसने परस्यूट कंपनी का, ये एग्जिबिट नंबर 2 है, इसमें उसने हमें परस्यूट कंपनी का इक्विटी बीटा भी और कैपिटल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो बीटा है इक्विटी 1.8 का दिया हुआ है परस्यूट का, और कैपिटल स्ट्रक्चर भी था 50-50 का, तो इससे हम बीटा एसिड बन जाएगा। कैसे? 50 की इक्विटी है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 50 की इक्विटी प्लस 50 का डेट, लेकिन 1 माइनस टी करना है ना, रेट ऑफ टैक्स 28% था, तो 1 माइनस टी हो जाएगा 72% का, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा 1.8, तो ये जनाब वाली आपके पास एसिड बीटा बन जाएगा 1.05 का। सिमिलरली क्वेश्चन में फोल्डर कंपनी का भी दिया हुआ है 1.53, और फोल्डर कंपनी की जो गियरिंग है वो 10% सिर्फ गियरिंग है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल 90 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय वही 72%, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 1.53 इक्विटी बीटा से। ये एसिड बीटा का सिंपल फॉर्मूला है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिए हुए, तो ये कितना हो गया 1.42 का, तो एसिड बीटा इंडिविजुअली बना लिया। ठीक है, अच्छा, एसिड बीटा बनाने के बाद अब हमें वैल्यूज चाहिए, तो फोल्डर कंपनी की जो वैल्यूएशन अभी हमने की थी उसी को रेफरेंस दे देता हूं, ये टोटल वैल्यू निकाल चुके हैं 40.25, ठीक है, तो ये 40.25 है, जबकि परस्यूट कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो वो क्वेश्चन में उसने खुद बताई हुई $140 मिलियन, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, उसने बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ $140 मिलियन, तो उसकी 140 मिलियन टाइप कर देता हूं। इससे अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग हूं कंबाइन की, तो दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी होगी, या यहीं पे निकाल लेते हैं, तो प्रोपोर्शन कितना बनेगा परस्यूट का 140 डिवाइडेड बाय, अब 140 प्लस 40.25, ठीक है, इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि टोटल कंबाइंड कंपनी में परस्यूट कंपनी का कितना बिजनेस प्रोपोर्शन। परसेंटेज पे क्लिक करता हूं तो ये बन गया 77.67%, तो मतलब ये होगा कि फोल्डर कंपनी का प्रोपोर्शन कितना है, उसको 1 में से माइनस कर दो ताकि बैलेंसिंग निकल आएगा, ये बन जाता है जी 22.33%, और इसी की बेसिस पर अब हम कंबाइन कंपनी का एसिड बीटा निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा परस्यूट एसिड बीटा इंटू परस्यूट प्रोपोर्शन प्लस फोल्डर का एसिड बीटा इंटू फोल्डर का बिजनेस प्रोपोर्शन। तो इससे आपके पास वेटेड एवरेज एसिड बीटा आ गया कंबाइन होने के बाद, यानी एक्विजिशन होने के बाद। ना इसी की बेसिस पर हम पहले तो बीटा इक्विटी लेते हैं, तो क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि हमने एज्यूम करना है, रिक्वायरमेंट में लिखा था कि कंबाइन होने के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर परस्यूट का चेंज नहीं हुआ, यानी उसका 50% डेट और 50% इक्विटी ही, तो इस बेसिस पे इसी कैपिटल स्ट्रक्चर पे, यानी 50 की इक्विटी प्लस 50 का डेट इनटू रेट ऑफ टैक्स 70, आफ्टर टैक्स नेट ऑफ टैक्स कर रहा हूं 72%, डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि 50 की है
मल्टीप्लाई बाय एसिड बीटा, तो हमारे पास बीटा ऑफ एन इक्विटी आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन, ये बन जाता है जी 1.94 का। अब जब बीटा ऑफ एन इक्विटी आ गई तो हम वैक निकाल सकते हैं। वैक के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो हमें इक्विटी चाहिए थी, दूसरा चाहिए डेट। ठीक है, पहले जरा परसेंटेज पे क्लिक करता हूं। अब इक्विटी और डेट जो है, ये तो क्वेश्चन में उसने बता दिया हमें कि कंबाइंड कंपनी का इक्विटी और डेट जो है वो 50-50 है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, तो रिस्क फ्री रेट था 4.5% का, प्लस बीटा ऑफ एन इक्विटी हो चुका हुआ है 1.94 का कंबाइंड कंपनी का, और प्रीमियम रिटर्न है जी 6%। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी पोस्ट एक्विजिशन बन गई 16.15% की। मुझे वैसे क्यों लग रहा है कि मैंने ये गलती कर दी है। नहीं, ठीक है, ठीक है, गलती बल्कि की है, देख और मैंने अभी गौर किया, मैंने ना गलती से जो बीटा ऑफ एन इक्विटी परसेंट कंपनी का वो 1.8 लिख दिया, ये वो है 1.18। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो 1.18 है। डेटा देख के लग रहा था कि बीटा बहुत ज्यादा आ गया है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इंफॉर्मेशन के अंदर कि जो इक्विटी बीटा है वो 1.18 है। मैंने गलती से अभी टाइप करते वक्त 1.8 कर दिया था, तो ये 1.18 है। क्योंकि फॉर्मूला लगे हुए हैं तो आपका हर चीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी का खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, अब देखने पोस्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा, तो वो भी बताया हुआ है उसने। उसने कहा है कि कंबाइन होने के बाद हम इंटरेस्ट पे करेंगे 6.4% का। दैट मीन्स को जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 6.4% है, लेकिन चूंकि हमने लेना आफ्टर टैक्स है तो मल्टीप्लाई पर 72% कर देते, तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गया, और इसकी बेसिस पर हम बैंक निकल जाएगा equity portion multiplied by cost of equity plus debt portion into cost of debt after tax। तो ये वैट जो सा ये बनेगा 8.94%। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट वैल्यू एट 8.94%, और ब्रैकेट में कर देते हैं वर्किंग 3 की, ये वर्किंग 3 में हमसे निकाला। और अब हम जरा वही एनपीवी लेते हैं, इक्वल एनपीवी ब्रैकेट ऑन 8.94%, कॉमा ईयर 1 से ईयर 4 तक की कैश फ्लो, तो 37.65 मिलियन। अब ईयर 5 से ऑनवर्ड कितनी कैश फ्लोज है, तो फिर उसने सेम वैसी ही बात की जैसे फोल्डर में की थी कि जितनी ईयर 4 में फ्री कैश फ्लो थी उसमें ग्रोथ है, कितनी ग्रोथ है, जितनी सेल्स में ग्रोथ थी उसकी आधी। अब इस पोस्ट एक्विजिशन में सेल्स में ग्रोथ 5.8% क्वेश्चन में गिवन थी, तो 5.8% डिवाइडेड बाय 2। इसको अब परपेचुइटी फैक्टर लेना है, दैट मींस डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.94% में से माइनस कर दूंगा ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितनी है, 5.8% का हाफ, तो यानी 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई करना है हमें ईयर 4 के डिस्काउंट फैक्टर के साथ, वो बनेगा 1.0894 और इसकी पावर -4। तो ये जो सा है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम ईयर 5 ऑनवर्ड बन गया।
जिससे अगर आप इसकी टोटल वैल्यू देखो तो ये बनती है 191.06। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पे इसी के बेसिस पे अब जरा वैल्यूएशन इवैल्यूएट कर लेते हैं, बेनिफिट कितना हुआ। तो हमने कंबाइन कंपनी की वैल्यू निकाल दी है, वो 191.06 है। जबकि परसुइट कंपनी की करंट वैल्यू कितनी है, वो क्वेश्चन में उसने बोला हुआ 140 मिलियन की है। इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ होल्डर कंपनी एक्वायरर के पर्सपेक्टिव से कितनी, 51.06। हमें प्राइस उसकी कितनी पे करनी, वो हमने नेगेटिव ए में सॉल्व किया था, वो है 49.30 की। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देख लें तो हमें पता लग जाएगा ये 1.75 मिलियन डॉलर का बेनिफिट। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब हम वर्ड पे आते हैं और अपनी वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। मेरी वैल्यूएशन क्या होगी, सबसे पहले तो द वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी विल बी 191.06 मिलियन। ये हमने एनेक्चर बी में देखा है। एबीसी की ना मैंने हेडिंग को एबीसी करता हूं, एबीसी, ठीक है, ये एनेक्चर बी में। This means the value from our perspective, हम एक्वायरर ही हैं तो हम अपनी बात कर लेते हैं, आर पर्सपेक्टिव, और वैल्यू भी किसकी, फोल्डर की। सो वैल्यू ऑफ फोल्डर कंपनी फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव इज, ये है जी 51.06 मिलियन, 51.06 मिलियन डॉलर। The price that needs to be paid to acquire folder company will be $49.3 मिलियन। ये हमने एनेक्चर ए में सॉल्व कर रखा है, which means that we will have the benefit of acquiring order company of $1.75 million. अब यहां एक बात हम जरा टेक्निकल ग्राउंड पे ओपिनियन तो दे दें, वो क्या है, सिंस द, बल्कि इसी का आगे लिखता हूं, we have the benefit of acquiring folder company of 1.75 million, so the acquisition
should go ahead। यहाँ पे अगर एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव से बात देखो कि आपको जो प्राइस पे करनी पड़ रही है वो 49.3 मिलियन की है, यानी जो पूरी कंपनी की फोल्डर कंपनी को खरीदने की जो उसकी वर्थ है वो 51.06 की है, प्राइस 49.3 मिलियन पे कर, तो आप बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट कितना है 1.75 मिलियन का, है ना। अगर आप प्राइस के कंपैरिजन में गेन देखो ना, जितनी आपको प्राइस पे करनी पड़ी उसके गेन देखो तो गेन बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं however the gain on acquisition is very low। गेन ऑन एक्विजिशन है ना वो बहुत थोड़ा है, as compared, अगर मैं इसको कंपेयर करूं टू दी प्राइस, इससे होगा क्या, दिस मीन्स even a small change in our estimation might result in loss। थोड़ी सी हमारी जो वैल्यूएशन अगर चेंज हुई, हमने फोल्डर कंपनी जो वैल्यू दी हुई है वो फर्क है, उससे ज्यादा प्राइस हमारी फर्क निकल आई, हो सकता है हमने जो फोल्डर कंपनी की इंडिपेंडेंट वैल्यू की है वो बड़ी ओवर एस्टिमेटेड है, उससे बड़ी रोजी पिक्चर हमें दिखाई दी है। अगर ऐसा ना हुआ तो ज़ाहिर फिर जो हमें प्राइस जो है उसके अगेंस्ट क्या होगा कि हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, या हमने जो कंबाइन कंपनी की वैल्यू ली है वो असल में अगर उस तरह से साइनर्जीज अचीव ना हुई, जरा सी भी साइनर्जीज अचीव ना हुई, तो फिर जाहिर है कंबाइन कंपनी की वैल्यू कम होगी, कंबाइन कंपनी की वैल्यू कम होगी तो हमारी नजर में फोल्डर की वर्थ कम है, तो हमें तो नुकसान हो सकता है एक्विजिशन में। तो फायदा तो है लेकिन बहुत थोड़ा फायदा एज कंपेयर टू द प्राइस देखिए, तो ये बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट है, टेक्निकल ग्राउंड पे वी आर करेक्ट, क्योंकि बेनिफिट है तो कर लो, पर प्रैक्टिकल यानी कमर्शियल एक्यूमेंट ये है कि भाई देखो तो सही कितना सा बेनिफिट है, इतना थोड़ा सा बेनिफिट, प्राइस इतनी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों की सिर्फ आसानी के लिए एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट करूं, गेन एज कंपेयर्ड, वो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, एक्सेल पे करना था, गेन एज कंपेयर्ड टू प्राइस। अगर मैं ये जरा एक पॉइंट देखूं तो भाई गेन आपको हो रहा है 1.75 का, उसकी अगेंस्ट प्राइस आप पे कर रहे हो 49.3 की, तो इसको जरा परसेंटेज में देखें तो देखो सिर्फ 3.55% का है, ये एक तरह की सेंसिटिविटी ऑफ ए प्राइस निकल आई हमारी, ठीक है, कि जो हमने प्राइस पे करनी है वो तो सिर्फ 3.55% बेनिफिट उससे ज्यादा है हमें, तो इसका मतलब ये है कि 3.55% भी अगर हमारे एस्टिमेट्स में गलती हो गई, हमने ओवर एस्टिमेशन कर दी थी, तो हमारा तो सारा गेन तो उस गलती में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, सो बिफोर एक्सेप्टिंग द एक्विजिशन, इस एक्विजिशन को एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, वी शुड ascertain our valuation and data provided। ठीक है, हमें एक दफा डेटा को भाई तसल्ली से देख लो, क्या वाकई उतनी सेल्स रेवेन्यू होगी कंबाइन कंपनी की
क्या ग्रोथ इतनी ही होगी जितनी क्वेश्चन में बताई हुई है? उसको एक दफा भाई अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि रिस्क हाई है। ठीक है जी। तो ये वाला जो सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये जरा क्या है, कमर्शियल एक्यूमेंट, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है कि फायदा तो नजर आ रहा है पर इतना फायदा नहीं है, जरा सी हमारी इवैल्यूएशन गलत साबित हुई तो जवाब भी गलत होगा। ठीक हो गया? चलो, अच्छा आगे उससे क्वेश्चन में चूंकि लिमिटेशंस भी पूछी हुई है, तो लिमिटेशंस को पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि देर होती हैं, लेकिन जहां पे लिमिटेशंस होगी वहां पर आप साथ साथ क्या करोगे, उसको अपना क्या कहते हैं, अपना जस्टिफाई भी करोगे कि प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होता रियल लाइफ में। तो मैं अब लेकिन जो है ना उन लिमिटेशंस को सिर्फ और सिर्फ जैसे कि कह लो पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्या क्या लिमिटेशंस है, और जनरल जनरल सी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो कि जो डेटा प्रोवाइडेड है उसकी रीजनेबल एश्योरेंस है कि वो ठीक है, एक्यूरेट है। हालांकि आप यहाँ पर क्रिटिसाइज कर सकते हो कि आपके पास कोई इसका एविडेंस नहीं है कि भाई ये ठीक है, किसने डेटा प्रोवाइड किया, क्या वो एक्सपर्ट है नहीं है, उसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है नहीं है, हमें हमने कुछ नहीं बताया हुआ। फिर हमने एक खुद से assumption ले ली थी कि प्रॉफिट ऑफ फूडर कंपनी जो है वो सेम रेट पे ग्रो करेंगे एज ऑफ दी सेल्स ग्रोथ, जितनी सेल्स में ग्रोथ है उसी परसेंटेज से प्रॉफिट भी ग्रो करेंगे। ये भी हमने assumption अपने पास से ले ली थी, ये तो बिल्कुल। फिर ये जो ग्रोथ रेट हम ले रहे हैं फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, ये जो हम कांस्टेंट रेट ले लेते हैं ग्रोथ रेट का, ये 5 से ऑनवर्ड वाला, इस पर भी सवाल उठा सकते हैं कि हमने एज्यूम किया हुआ है बट प्रैक्टिकल नहीं है ये, कि एक ही ग्रोथ रेट हर साल रहे और इनफाइनाइट लाइफ तक रहे, प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर हमने बीटा वेटेड एवरेज एसिड बीटा, वेटेड एवरेज एसिड बीटा जॉन सा वो ले रखा है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी हमारी इवैल्यूएशन में ना ये है। हाँ, इसमें फिर हमने एक और अजम्पशन ले रखी है, वो क्या, कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। बिफोर एक्विजिशन भी 50% डेट था, आफ्टर एक्विजिशन भी हमारा गियरिंग 50% हो। ठीक हो गया जी? अच्छा, अगले पॉइंट पर आते हैं कि जहां से क्या अमाउंट ऑफ डेट फाइनेंस। तो ये बड़ा अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे बताओ कितनी डेट फाइनेंसिंग चाहिए या कितना फाइनेंस शॉर्टेज है। तो इसके लिए क्योंकि सेपरेट रिक्वायरमेंट है तो एनेक्जर बना लेते हो, हालांकि छोटी वर्किंग है एनेक्जर सी, डेट फाइनेंस। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि मैं प्राइस को $20 मिलियन के रिजर्व से पे करूंगा, $20 मिलियन के रिजर्व से पे करूंगा। मैं दिखा देता हूँ ये पॉइंट आप, ये परसुएट कंपनी जो है वो एक्वायर करेगी फूडर कंपनी को विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट फाइनेंस, यानी कुछ डेट लेगी एंड इट्स कैश रिजर्व ऑफ $20 मिलियन। दैट मीन्स कि जो उसकी टोटल प्राइस है
जो उन्हें प्राइस पे करनी है, उसमें से $20 मिलियन तो हम कैश रिजर्व से पे करते हैं। हमारे पास कैश पड़ा हुआ, कैश रिजर्व पड़ा हुआ, और बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे वो क्या होगी, हमारी डेट फाइनेंस होगी। इससे बस सीधा सी कैलकुलेशन है ये तो, ठीक है, कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। देख लो प्राइस कितनी है जी, हम ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हैं, ये रही 49.3। इस 49.3 में 20 मिलियन का कैश रिजर्व है, क्वेश्चन में बताया होगा। तो शॉर्टेज कितनी है 29.3 मिलियन की, तो डेट फाइनेंस हमें वो हमने डेट से फाइनेंस करना है, तो डेट फाइनेंस भी कितना होगा 29.3 मिलियन। तो अमाउंट ऑफ डेट फाइनेंस क्या है, द कंपनी विल रिक्वायर डेट फाइनेंस ऑफ $29.3 मिलियन, और ये किया है एनेक्जर सी। ठीक हो गया। लेकिन अब इसी को देख के हमने ये भी आंसर करना था कि जो ऊपर हमने अजम्पशन ली है कि कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा, क्या ये मेंटेन रहेगा? तो देखो अभी कैपिटल स्ट्रक्चर है 50-50 का, इसको साथ साथ लिख भी देता हूं। दी करंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज 50% डेट, 50% डेट है और नेचुरली 50% इक्विटी है फिर, ठीक है। अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या करना था, टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को तो चाहिए था कि प्राइस के अंदर भी उसी प्रोपोर्शन से डेट और इक्विटी होता। तो टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर द प्राइस शुड बी फाइनेंस्ड बाय 50% debt and 50% equity, ठीक है, होना तो ये चाहिए था। यानी 49.3 मिलियन का आधा डेट, आधा डेट, इसको अगर मैं सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, ये बनता कितना है, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं एक्सेल पर नहीं कर रहा हूं। ये 49.3 मिलियन है, उसमें 0.5 यानी 24.65 मिलियन डेट से फाइनेंस करने चाहिए थे, और इतने ही हमें इक्विटी से, बराबर बराबर करने हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाउएवर वी आर यूजिंग लेस इक्विटी, इक्विटी के बजाय कैश रिजर्व लिख लेता हूं, लेस कैश रिजर्व एंड मोर डेट। हमारी फाइनेंसिंग क्या हो रही है, 20 मिलियन की देखो इक्विटी है और 29.3 का डेट, इसका मतलब हम इक्विटी को कम फाइनेंस कर रहे हैं और डेट से फाइनेंसिंग ज्यादा है, बराबर बराबर हमने फाइनेंस नहीं किया। अब चूंकि बराबर बराबर फाइनेंस नहीं किया, इससे क्या होगा, दिस शुड चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो असल में तो हमें नजर आ रहा है, हमारी इवैल्यूएशन हमें ये बता रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने एज्यूम किया था कि मेंटेन कर पाएंगे, असल में तो ये मेंटेन होगा ही। तो क्लियर बात है कि हम डेट से फाइनेंस ज्यादा कर रहे हैं, इक्विटी से फाइनेंस कम कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन में फिर उससे ये भी पूछा कि अच्छा अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इसकी इंप्लीकेशन बताओ।
इम्प्लीकेशन क्या है? द इम्प्लीकेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। will be that the back of combined company will be change, वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो गई, so this will impact the value of combined company। इससे हमारी जो combined company की वैल्यू हमने एस्टिमेट की है वो इम्पैक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड सो will be the benefit calculated on acquisition। ठीक है, और क्या होगा इससे? नेचुरली जो हमने ऊपर वो जो एक्विजिशन का बेनिफिट निकाला है वो भी चेंज हो जाएगा। ये तो होगा इम्प्लीकेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज में इम्प्लीकेशन क्या होगा। क्वेश्चन में साथ ही उसने कहा था मुझे सोल्यूशन भी बताओ कि क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी बताओ, मैं क्या करूं, मैं तो इवैल्यूएशन कर सका हूं। तो इसको टू रिजॉल्व दिस either we need to revise our valuation, हमें वैल्यूएशन को यहां तो सारा ठीक करो, रिवाइज करो, और we can also use APV टेक्निक। अगर हमने APV टेक्निक यूज कर ली होती तो हमारे पास ज्यादा बेहतर तरीका था टू असेस दी financing impact। One of the benefit of using the adjusted present value technique is कि उससे impact of financing जो है वो बड़ा क्लियर खुल के सामने आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स की। तो ये जो है ना वो हम काम ऑफर कर सकते थे, ये उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने कुछ डिफेंसिव टैक्टिक्स किए हुए हैं, उसको उसने का असेस करो, तो वो एग्जिबिट 6 में। अच्छा, अब यहां पर था क्या कि कोई एक और तीसरी कंपनी, हम फोल्डर को एक्वायर कर रहे थे, परसुइट फोल्डर को एक्वायर कर रही थी, कोई तीसरी कंपनी जो हमें खरीदना चाह रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अभी क्या रूमर्स हैं, तो रूमर्स हैं तो इसका मतलब है अभी ऑफिशियली कोई ऑफर तो नहीं मिली हमें, तो हम प्री डिफेंसिव टैक्टिक्स जो है वो खेल सकते थे। प्री डिफेंसिव, तो सॉरी, प्री ऑफर डिफेंसिव टैक्टिक्स, प्री ऑफर डिफेंसिव टैक्टिक्स। अब उसमें सजेशन क्या की जा रही है, तो फाइनेंस डायरेक्टर ने प्रपोज किया है कि हम $20 बिलियन से जो कैश रिजर्व्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, वो इन द शेप ऑफ स्पेशल डिविडेंड हम शेयर होल्डर को दे देंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे शेयर की प्राइस जो है वो शायद एप्रिशिएट कर जाएगी और एसडीएफ कंपनी के लिए एक्वायर करना मुश्किल हो जाए। अब अगर मैं इसकी असेसमेंट करूं तो इसके दो पॉइंट्स मेरे सामने नजर में आते हैं। एक, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो इसको मैं अनबोल्ड ही कर दूं जरा, तो जाहिर सी बात है एसडीएफ कंपनी के लिए हमारा शेयर खरीदना मुश्किल हो जाएगा, महंगा पड़ेगा ना उसको, वो नहीं खरीदेगा। दूसरा, अगर मैं गौर करूं तो हो सकता है इट कुड बी ए क्राउन ज्यूल डिफेंस एज वेल। अब कैसे, जरा देख तो,
So offering a special dividend will give positive signals in the market. ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव सिग्नल देगा। अच्छा, इससे क्या होगा? दिस will ensure the price of the share to be appreciated। इससे क्या होगा? शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, है ना? शेयर की प्राइस बढ़ने से क्या होगा? So due to that, it will be difficult for SDF company to acquire us, since now the price they need to offer will also be high and may not justify acquisition to them। उनको वो हो सकता है कि जस्टिफाई ना करें। इसमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैं बता दूं या एक assumption बता दूं, एक skepticism है कि however the increase in the price would only be possible, ये उसी वक्त possible होगा if the market is imperfect। अगर मार्केट क्या है आपकी? इम्परफेक्ट। देखो, परफेक्ट मार्केट में तो डिविडेंड्स होते ही इररेलेवेंट हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड देने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये क्राउन ज्यूल डिफरेंस कैसे है? ठीक है, तो हो सकता है वन पॉसिबल रीजन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एसडीएफ कंपनी, ये इंटरेस्ट सूद वाला नहीं है, ये वो क्या कहते हैं, जज्बात वाला है कि क्यों दिलचस्पी है एसडीएफ कंपनी को हमारी कंपनी खरीदने में, वो हो सकता है सिग्निफिकेंट कैश रिजर्व हो। So one possible reason for the interest of SDF company to acquire our company would be significant cash reserves। हो सकता है ना उसको सिनर्जी बेनिफिट नजर आ रहा हो, फाइनेंशियल सिनर्जी नजर आ रही हो, वो इसलिए हमें खरीदना चाहता हो। अब हमने अगर उसको अगर हमने वो कैश रिजर्व्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया, सो बाय डिस्पोजिंग ऑफ दिस रिजर्व एज स्पेशल डिविडेंड, then it may make, क्या कहना चाहिए, इट में lose the interest for SGF to acquire us। ठीक है, उसका हो सकता है इंटरेस्ट ही लूज हो जाए। तो ये दो पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लगता है कि ये डिफेंसिव टैक्टिक काम करते हैं। तो कंसीडरिंग get the defensive
tactic might work। ठीक है, एंड पे वापस से कंक्लूजन लिख देना। मैं जरा थक गया हूं, लेकिन कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा जी? बड़ा सिंपल है कि भाई इस वक्त तो ये करंटली तो जो है ये फाइनेंशियली तो वायबल है, लेकिन हम एज इट इज शायद अभी एक्वायर करने को तैयार नहीं है, हमें फर्दर असेसमेंट की जरूरत है, हमें इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज वगैरह करना है। अभी ये हम इस कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक्वायर कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हमने तो इवैल्यूएशन की हुई है कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, लेकिन वो तो मेंटेन नहीं है। तो हमारी जो समरी है वो ये कि शायद ये एक्विजिशन जो है ये अपना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, लिख ही देता हूं यार। ऑल्दो द एक्विजिशन सीम्स फाइनेंशियली वायबल, ये फाइनेंशियली वायबल है, बट वी नीड टू see our valuation once again before making the decision। ठीक है, हम उसकी assumptions देखें, हम वगैरह वगैरह। तो हमारी ये है कि भाई ये फाइनेंशियली वायबल है, लेकिन फैसला करने से पहले भाई अभी आप एज इट इज इस रिपोर्ट की बेसिस फैसला ना करो, बल्कि क्या करो, और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और असेसमेंट की जरूरत है। तो ये जो है ना, हमने फुल पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस किया। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसका ना सोल्यूशन भी देख लेना, इसका ना सोल्यूशन भी देख लेना। और सोल्यूशन कहां से मिलेगा? तो ये जो क्वेश्चन है ना जी, एक मिनट मैं जरा साथ साथ देख रहा हूं। ये जून 2011 का है, काफी पुराना सवाल है, जून 2011। ठीक है जी, तो चूंकि जून 2011 का क्वेश्चन है, तो आप इसका एग्जामिनर आंसर से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ भी लेना, वो देखना कि उसने इस क्वेश्चन की एक एक रिक्वायरमेंट को कैसे डिस्कस किया। ठीक है, चलें जी। तो इसके साथ अब देखो हमारे एक्विजिशन के सवालात भी मुकम्मल हो गए हैं, और अब आप प्रैक्टिस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एएफएम के पेपर में। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।